अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की GDP नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 2 जून 2023। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया GDP आइडिया सॉल्यूशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें, यानी एडजस्टेड कॉन्सेप्ट और एडजस्टेड कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में है। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के हैंड आउट्स में गिवन है। पेज नंबर 157 से आई थिंक 164 तक ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारी एग्जांपल्स भी गिवन है, बट हमें गिवन है बैलेंस एज़ पर कैश बुक, लेकिन ये जो एग्जांपल्स गिवन है ये गिवन है बैंक स्टेटमेंट। ये सारी देखें एग्जांपल्स गिवन है। आप ये अनप्रेजेंटेड चेक्स भी है, अनकलेक्टेड चेक्स भी हैं आपके पास, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट गिवन है सारे। यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैं पहले दिखा रही हूँ, मैं डीपली नहीं जाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि आप लोग अपने लेक्चर सुनकर भी यहाँ से ये देख लो, डेबिट और क्रेडिट वगैरह का सारा बताया हुआ है, रिकॉन्सिलिंग आइटम्स बताए हुए हैं, और यहाँ पर देखें एडजस्टिंग आइटम्स बताए हुए हैं, और ये भी बताया हुआ है कि पॉसिबल रीजंस ऑफ डिफरेंस अमंग द टू बैलेंसेस भी बताया हुआ है सारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कॉन्सेप्ट्स आपके 157 से, हाँ जी, यहाँ से कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, और आपके 157 से ऑनवर्ड आई थिंक 164-5 तक विद एग्जांपल सारा जो कॉन्सेप्ट है वो जा रहा है। आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। मैं हैंड आउट से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि आपको अच्छे से बनाना भी आ जाए, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से बता दूँ। Okay, GDP question is Rahim and Sons has a business bank account in a local bank. For an internal control, the accountant of Rahim and Sons records all deposit and withdrawals related to business bank account in bank column of the cash book, which showed an overdraft balance of 100,000 और 30th अप्रैल 2023। अच्छा जी, रहीम और सन्स की बात हो रही है कि उनका एक बिज़नेस अकाउंट है किसी भी लोकल बैंक में, और कंट्रोल रखने के लिए वो क्या है, आपको लोगों को पता है कि एक बैंक स्टेटमेंट होती है और कैश बुक भी होती है, यानी एक कस्टमर की बुक होती है जिसे हम कैश बुक भी कह सकते हैं, और एक होती है बैंक की बुक जिसे बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। अब यहाँ ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेशन राइट की थी। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स विदड्रॉल्स एक्सीड डिपॉजिट, यानी आपने जितने पैसे डिपॉजिट किए थे, आपके जो विदड्रॉ हैं, यानी आपने पैसे ज़्यादा निकलवा लिए हैं। यानी कुछ बैंक्स अलाउ करते हैं ना कि आप लोन भी ले सकते हो बैंक से और बाद में पे होता रहेगा, चाहे आपके इतने पैसे बैंक में है या नहीं है। और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट आ रहा है कैश बुक में, ठीक है, कि बैलेंस में 100,000 का। ऑन द अदर हैंड द बैंक ऑल्सो रिकॉर्ड ऑल मूवमेंट्स ऑफ द फंड्स इन द बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस बैंक यानी बिजनेस अपने पास भी बैंक अकाउंट रख रहा है रिकॉर्ड, और आपकी कैश बुक में ज़्यादा हो गए हैं 100,000। द रिकॉर्ड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मेंटेन बाय द अकाउंटेंट शुड बी सिमिलर टू द रिकॉर्डेड एंट्रीज इन द बिजनेस बैंक अकाउंट एट बैंक। अच्छा जी, अब कंडीशन क्या होती है, कैश बुक यानी कस्टमर के पास जो बुक है और जो बैंक का रिकॉर्ड है, उन दोनों की जो अमाउंट्स हैं ना, फाइनल जो बैलेंस, एंडिंग बैलेंस, वो दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, सेम नहीं आ रहा। वो क्या कहता है, रहीम एंड सन्स रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ अप्रैल 2023 फ्रॉम बैंक। अनफॉर्चुनेटली द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मेंटेन बाय द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट सिमिलर टू द बैंक बैलेंस शोन इन बैंक स्टेटमेंट सेंट बाय द बैंक और 30th अप्रैल 2023। यानी दोनों के बैलेंस अब सेम नहीं आ रहे, यानी कैश बुक, ठीक है, बैलेंस कैश बुक का जो कस्टमर के पास है और जो बैंक स्टेटमेंट है जो बैंक वालों ने भेजे, दोनों का सेम नहीं आ रहा, जबकि होना दोनों का सेम चाहिए। ये तो नहीं है कि अपनी तरफ से ऐड करते रहें और डिडक्ट करते रहें, ऐसा कुछ नहीं होता। द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट एज आइडेंटिफाइड बाय द अकाउंटेड आर गिवन बिलो। अब किस वजह से ये गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियाँ यहाँ पर गिवन हैं और उसे हमने एडजस्ट करना है। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, आपने यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, यानी बैंक कॉलम की बात, जहाँ पर भी बैंक कॉलम आएगा आप समझ जाना कैश बुक के बैलेंस की बात हो रही है, और जहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही हो वहाँ समझ जाना कि बैंक के रिकॉर्ड की बात हो रही है, बैंक के पास क्या रिकॉर्ड है।
एक और बात, अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट में बैंक कॉलम या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो आपने क्या फाइंड करना होगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करना होगा। लेकिन अगर आपके पास बैंक रिकॉर्ड या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट गिवन है देन आपने ये बैंक कॉलम फाइंड करना होगा। नाउ लेट्स सी हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है अकाउंट इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बैंक कॉलम किसे कहते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक विच शोड ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक कॉलम, यानी हमने क्या फाइंड करना है, बैंक स्टेटमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या आया है। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक्स गिवन है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो देखते हैं। व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। देखो मैंने कहा था ना बैंक स्टेटमेंट फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कैश वाला जो ओवरड्राफ्ट है वो गिवन है। आफ्टर रिकॉन्सिलिंग द मेंशन कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स ऑन 30th अप्रैल, आपने 30th अप्रैल तक एडजस्टमेंट करने के बाद, रिकॉन्साइल करने के बाद बैलेंस बताना है कि बैंक स्टेटमेंट का कितना बैलेंस बनता है। नेक्स्ट आपने व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट 5000 चार्ज बाय द बैंक इफ नॉट एडजस्टेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में आप ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है इसे एडजस्ट ना करो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा। ये 3 रीजंस दी हुई हैं, इन 3 रीजंस में से आपने कोई एक रीज़न जस्ट वही लाइन कॉपी करके लिख देनी है। नेक्स्ट भी इसी तरह से इफेक्ट पूछ रहे हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स का क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पर भी 3 लाइंस, आपको जस्ट इन 3 लाइंस में से आपको क्या है, एक ही लाइन चूज़ करनी है, ऑप्शन चूज़ करना है और उसे कॉपी करके आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, जब मैं अभी इसे सॉल्व करके बताऊँगी देन आपको बताऊँगी। अब देखो क्या आता है। अच्छा, राइट करने का क्या तरीका होता है, प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, सीरियल नंबर होते हैं, पर्टिकुलर्स जो भी डिटेल होती है वो लिखी जाती है, डेबिट लिखा जाता है और क्रेडिट अमाउंट्स लिखी जाती हैं। यहाँ मैंने डेबिट के लिए प्लस यूज़ किया है और क्रेडिट के लिए माइनस। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर। चेक ऑफ 85,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 आउट ऑफ विच चेक ऑफ 20,000 कैश। अब इशू किया गया, इशू करने का ये मतलब है मैंने किसी को अमाउंट देनी थी, मैंने ना उसे चेक काट के दे दिया, अब उसमें से 20,000 ना उसे मिल गया कैश। ठीक, चेक ऑफ 10,000 वाज कैश ऑन 3rd में। अब नोटिस कीजिएगा हमें क्या बैलेंस फाइंड करना है 30th अप्रैल तक, तो मैं इस लाइन को कर दूंगी इग्नोर, ये ब्लू लाइन को। मेरा अब यहाँ तक स्टेटमेंट बनती है 85,000 में से 20,000 कैश करवा लिए हैं, बाकी माइनस करो 85 में से 20 को, 65,000 बचते हैं जो कि अभी तक अनप्रेजेंटेड हैं, यानी अनप्रेजेंटेड है, यानी ये क्या नहीं किए गए, अनप्रोसेस्ड कह दो इसे। तो आपने क्या करना है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कितना ओवरड्राफ्ट है। अब मैंने माइनस साइड पे इसे क्यों लिखा है, जो भी ओवरड्राफ्ट अमाउंट होती है वो नेगेटिव अमाउंट होती है। ठीक है, उसे एज नेगेटिव अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट लेते हैं, तो इसलिए क्रेडिट साइड पर मैंने इसको राइट कर दिया। अब अनप्रेजेंटेड या अनप्रोसेस्ड जो चेक्स हैं वो 65,000 था, क्योंकि आपने तो कैश बुक में से कर दिया कि मैंने तो कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी प्रेजेंट नहीं किए। आपने तो इशू कर दिया, यानी आप में से तो क्रेडिट कर दिए होंगे आपने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, यानी लायबिलिटी हो जाएगी या फिर कह दो डेबिट हो जाएगी आपकी बैंक बुक में या बैंक स्टेटमेंट में। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है चेक ऑफ 35,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 29th अप्रैल वर नॉट क्रेडिटेड नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किए 35,000, जबकि बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास से तो हो गए ना क्रेडिट, तो ये 35,000 क्रेडिट कर दो, लेकिन बैंक ने अभी तक कुछ नहीं किया, यानी आपकी लायबिलिटी है ये वाली। तो आपने क्या किया, 35,000 आपके पास से क्या हो जाएंगे, कैश बुक में से क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 5,000 चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने चार्ज कर दिए, डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में तो डेबिट हो गए ऑलरेडी, लेकिन कैश बुक से डेबिट नहीं हुए, यानी क्रेडिट नहीं हुए। तो आप क्या करोगे, इसे 5,000 को यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कैश बुक में से क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट ने किया है ना अभी तो, लेकिन आपने तो नहीं किया कैश बुक से, तो यहाँ पर 5,000 क्रेडिट हो गए। अब इसको क्या करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, ये जो बैलेंस है पहले इसे ऐड कर लो, 100,000 प्लस 35,000 135 हो जाएगा, प्लस 5 करोगे तो 140,000 बैलेंस आ जाएगा। और याद रखिएगा ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो दोनों साइड्स को इक्वल होना चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर बैलेंस राइट ही नहीं किया था, यहाँ पर भी सपोज करो, यहाँ पर मैं माइनस, ये देखो अब जस्ट मेरे पास ये चीज़ें गिवन है।
अब यहाँ पर जब ऐड करती हूँ, और याद रखिएगा ये वाला बैलेंस जो है ना मेरे पास माइनस में है, ब्रैकेट में अगर लिख देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइड पे है, अगर मैं इन सबको ब्रैकेट्स में लिखती, ये भी आप इसको एक कॉलम में भी लिख सकते थे, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेस हो जाता, अनप्रेजेंट ये प्लस में है, क्रेडिट ये माइनस होता, ये लेस होता। जैसे लेस और ऐड लिखते हो ना, ये लेस ऐड लेस लेस, तब आपको पता चल जाता। आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपर वे में किया क्योंकि अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड का हमने बताना है क्यों आया। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड किया 140,000 आ गया, ये नेगेटिव वैल्यू है। अब आपने बैलेंस फाइंड करना है कि पासबुक बैंक स्टेटमेंट को भी कहते हैं, ठीक है। बैंक बैलेंस कितना है, बैंक में बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है। आपने क्या करना है, ये माइनस में है। जब आप लायबिलिटी अनप्रेजेंटेड चेक हैं उसको माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा, ये देखो 140,000 में से माइनस करो। वैसे 140 माइनस है, यानी बड़ी के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन अगर मैं पहले लगाऊँ ना, नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो क्या आंसर आता है 75,000, यानी 75,000 आपके पास आ जाता है। 75,000 अमाउंट आ गई। अब मैंने ओवरड्राफ्ट क्यों लिखा, मैंने आपसे कहा जो ओवरड्राफ्ट अमाउंट होती है वो क्रेडिट अमाउंट होती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 100,000 क्रेडिट थी ना, तो मैंने इस साइड पर लिखा था नेगेटिव, तो ये भी आंसर नेगेटिव साइन में आया है, ठीक है। इसीलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज़ पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऊपर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो। अब ये आ गया। अब देखो मुझे पता है कि ना 140,000 है, तो इधर भी 140,000 होना चाहिए था, इधर भी 140,000 है। सपोज़ करो अगर मैं 75,000 ना भी लिखती ना, तो मैं 140,000 सपोज़ करो यहाँ लिख देती हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, मेरे पास क्या आता है, आना 140 चाहिए प्लस 65, देखो आ गया 140, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई, यानी हमारा ठीक हो गया। ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बता दिया क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये टोटल बैलेंस दोनों का इक्वल हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने आपसे कहा था अफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000 अगर एडजस्ट ना किया जाए। अब आपकी जो एडजस्टेड अमाउंट है, ये एडजस्टेड अमाउंट है, इस पर क्या फ़र्क आएगा अगर मैं इसको, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट है, अगर मैं इसको नहीं लिखती, अगर मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। चलो इसको देखते हैं। जब मैं इसको नहीं एडजस्ट करती तो 100,000 प्लस 35,000, तो यहाँ आंसर आ जाएगा मेरे पास 135,000, ठीक है, 135,000 आ जाएगा। और जब मैं इस 135,000 को माइनस करूँगी, 135,000 को माइनस करूँगी इस 65,000 में से, तो मेरा बैलेंस क्या आएगा, 70,000 आ जाएगा। अब देखो पहला एडजस्टेड कितना था, 75, आ कितना रहा है अगर मैं इसको ऐड नहीं करी, 70,000। बताओ कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, कम हो गया ना। अगर तो आपका जो ओरिजिनल जो बैलेंस एडजस्टेड बैलेंस है उससे आपकी जो अगर अफेक्ट ना लूँ, मैं इसको ऐड ना करूँ, तो अगर बैलेंस कम आता है तो अंडरस्टेटेड होगा, अगर ज़्यादा हो जाता है तो ओवरस्टेटेड होगा। अब ये देखो मेरे पास आया 75 से कम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टेटेड आ गया मेरे पास, ठीक है, अंडरस्टेटेड आ गया। अब आ जाओ अगेन हम इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है। अब ये 140,000 आ गया, अब पता चल गया, यानी अंडरस्टेटेड हो गया। अब थर्ड पार्ट, ये आपने क्या करना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको जस्ट कॉपी करो और वहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। अंडरस्टेटेड आ रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक ऑन एडजस्टेड कैश बैलेंस वाइल प्रिपेयरिंग द एडजस्टेड कैश बुक। अगर मैं अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने के थे, अनप्रेजेंटेड चेक यहीं पर देख लेते हो, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये वाली चीज़ आ गई मेरे पास, इसको नहीं लेती, अगर मैं इसको नहीं लेती, ठीक है, चलो इसको भी कर देते हैं, ये लो, अगर मैं इसको नहीं लेती, मुझे ये मैंने दोनों साइड्स इसलिए राइट कर लिए हैं यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है दोनों साइड्स को ना इक्वल होना चाहिए था। तो उसने पूछा है, तो मेरा जो एडजस्टेड बैलेंस है, जो 75,000 यहाँ पर मेरे पास पहले आया था, उसका और इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखो 100,000 हो गया, 75,000 हो गया, 5 ऐड करती हूँ 140,000 आता है। उसने क्या पूछा है, देखो अफेक्ट ऑन एडजस्टेड कैश बैलेंस
एडजस्टेड 75,000 जो यहाँ पर है, ठीक है, उसको और इसको कंपेयर करो, उसको और इसको कंपेयर करो तो आपके पास क्या आता है। और एडजस्टेबल वाइल प्रिपेयरिंग द एडजस्टेड कैश बुक, यानी एडजस्ट करते हुए इसका क्या अफेक्ट आता है। एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज़ ओवरस्टेट, यानी एडजस्टेड बैलेंस क्या होता है, ओवरस्टेट हो जाता है, अंडरस्टेट हो जाता है। एडजस्टेड बैलेंस क्या हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करो, ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा ओवरस्टेटेड हो गया, यानी हमारा जो एडजस्टेड बैलेंस है, ठीक है, एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज़ ओवरस्टेटेड, यानी ये वाला हमारे पास जो है वो ओवरस्टेट हो जाता है, यानी इस एडजस्टेड बैलेंस से कैश बुक का जो बैलेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसे कहेंगे ओवरस्टेटेड बैलेंस। सो मैंने तो पूरी कोशिश की है, जितनी रिसर्च मैंने की थी तो मुझे तो ये समझ आया, मैंने आइडिया आपको प्रेजेंट कर दिया, आप खुद भी इस पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आइडिया सोल्यूशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।